नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। जम्मू कश्मीर की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ आया है जहां दशकों तक सत्ता के शिखर पर रहने वाले अब्दुल्ला परिवार अब आज अपने ही अस्तित्व के सुरक्षा को लेकर गहरे संकट में है। जिस तरह दिल्ली की राजनीति में नेहरू गांधी परिवार का वर्चस्व रहा, उसी तरह कश्मीर में शेख अब्दुल्ला से लेकर शुरू हुई विरासत को फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ने 3 पीढ़ियों तक संभाला। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। एक तरफ भ्रष्टाचार के पुराने मामले में कानून का शिकंजा कसा जा रहा है, तो दूसरी तरफ अतीत के गुनाहों का हिसाब मांगने के लिए एक नई और आक्रोशित लहर खड़ी हो गई है। जम्मू कश्मीर की राजनीति लंबे समय से कुछ खास परिवारों के ही इर्द गिर्द घूमती रही है। इन परिवारों में सबसे प्रमुख नाम अब्दुल्ला परिवार का रहा है। इस परिवार का प्रभाव इतना ज्यादा रहा है कि कई दशकों तक राज्य की राजनीति में उनकी पकड़ बनी रही। सबसे पहले शेख अब्दुल्ला का दौर शुरू हुआ, उसके बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला और अब उनके पोते उमर अब्दुल्ला तक तीनों पीढ़ियों ने जम्मू कश्मीर की सत्ता में अहम भूमिका निभाई। लेकिन मौजूदा समय में ऐसा लग रहा है कि इस परिवार के सामने कई चुनौतियां एक साथ खड़ी हो गई हैं। एक तरफ राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ पुराने मामले की जांच भी अब तेजी से होती दिखाई दे रही है। एक विवाह समारोह में जानलेवा हमले में बाल बाल बचने के अगले ही दिन अब फारूक अब्दुल्ला को नई परेशानी ने घेर लिया। अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए अदालत में निजी तौर पर पेश होने की छूट की उनकी याचिका को भी निरस्त कर दिया। मामला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है। फारूक अब्दुल्ला की मौजूदा परेशानियां का सबसे बड़ा कारण 113 करोड़ के गबन का है। यह मामला कोई नया नहीं है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जिस तेजी से सीबीआई ने इस पर कार्रवाई की है, उससे अब्दुल्ला परिवार की रातों की नींद उड़ गई है। इस मामले की जांच तो ऐसे कई सालों से चल रही थी और जांच एजेंसियां सीबीआई ने इसकी अपनी चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। सीबीआई की चार्जशीट में फारूक अब्दुल्ला को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। आरोप है कि जब फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे और साथ ही क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे, तब बीसीसीआई से मिले फंड का निजी हितों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि क्रिकेट एसोसिएशन के फंड में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई और करोड़ों रुपए का दुरुपयोग का मामला सामने आया है। इस केस में उस समय के पदाधिकारियों की भूमिका की भी जांच की गई और इस सिलसिले में फारूक अब्दुल्ला का नाम भी सामने आया। बताया जाता है कि उस समय फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और इसी वजह से जांच एजेंसी ने उन्हें इस मामले में प्रमुख आरोपियों में शामिल किया है। श्रीनगर की अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। हालांकि उनके वकीलों ने मेडिकल ग्राउंड का हवाला देकर इसे फिलहाल टलवा दिया है। वकीलों का तर्क है कि फारूक अब्दुल्ला वर्तमान में शॉक स्थिति में है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि उनका ब्लड प्रेशर स्थिर नहीं है, दिल की बीमारी बढ़ गई है और उन्हें निरंतर डॉक्टर की निगरानी में ही रहने की जरूरत है। लेकिन राजनीतिक गलियों में इसे केवल टाइम बाउंड प्रोसेस, समय खरीदने की प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है ताकि गिरफ्तारी से बचा जा सके। लेकिन कब तक बचेंगे? इसी बीच एक और घटना ने इस पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया। अब्दुल्ला परिवार के लिए असली आफत केवल कानूनी नोटिस नहीं, बल्कि वो जन आक्रोश है जो अब बंदूक के नली तक पहुंच गया है। हाल ही में फारूक अब्दुल्ला पर हुए जानलेवा हमले ने पूरी घाटी को हिला दिया है। हालांकि सुरक्षा अधिकारियों की तत्परता से उनकी जान बच गई और वे सुरक्षित रहे। हमलावर कमल सिंह जामवाल की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए, वे इस बात के प्रमाण है कि कश्मीर हिंदुओं के मन में 3 दशक पुराना घाव आज भी हरा है। कमल सिंह जामवाल का बयान केवल एक आपराधिक बयान नहीं, बल्कि उस विस्थापित समाज की चीख है जिसे 1990 में अपने ही घरों से खदेड़ दिया गया था। कमल सिंह ने कबूल किया कि वो 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाने का मौका ढूंढ रहा था। कमल सिंह का आरोप है कि जब मस्जिदों में हिंदुओं को भगाने या इस्लाम कबूल करने के नारे लग रहे थे, तब मुख्यमंत्री के रूप में फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें बचाने के बजाय लाचार छोड़ दिया, बेबस छोड़ दिया और खुद लंदन भाग गए। जब घाटी में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, घरे जलाए जा रहे थे, तब सत्ता के गलियों में बैठे लोग मूक दर्शक बने हुए थे। आज वही विस्थापित पीढ़ी बदला लेने की राह पे है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी की रिपोर्ट ने एक कड़वी सच्चाई को उजागर किया है। रिपोर्ट के अनुसार नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और जमात जैसी स्थानीय पार्टियों ने लंबे समय तक आतंकवाद के प्रति एक नरम रुख अपनाया। वे पार्टियां उन लोगों को संरक्षण देती रही हैं जो पत्थरबाजों या आतंकवादियों के मददगार। जब ये पार्टी सत्ता में थी, तब अक्सर पुलिस और सेना की कार्रवाई को राजनीतिक लाभ के लिए रोक दिया जाता था। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पुलिस और प्रशासन का नियंत्रण सीधे केंद्र के पास आ गया।
इससे इन पार्टियों का वो कवच टूट गया। बीते दशकों में आतंकवाद, हिंसा और बड़े पैमाने पर पलायन जैसी घटना हुई, जिसका असर आज भी राजनीतिक में महसूस किया जाता है। 1990 के दशक में घाटी में बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था। यह घटना आज भी भारतीय राजनीति और सामाजिक विमर्श में एक महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है। कई लोग उस दौर की परिस्थितियों के लिए अलग अलग राजनीतिक नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि वह दौर बेहद जटिल था और कई कारकों ने मिलकर उस स्थिति को पैदा किया। यही वजह है कि आज भी जम्मू कश्मीर की राजनीति में अतीत की घटनाओं का जिक्र बार बार सामने आता है। मौजूदा समय में एक और बदलाव हुआ कि 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। इस फैसले के बाद प्रशासनिक व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव आया। पुलिस और प्रशासनिक नियंत्रण अब सीधे केंद्र सरकार के अधीन आ गया। इस बदलाव का असर स्थानीय राजनीति में भी पड़ा। जम्मू कश्मीर के हालिया चुनाव में एक बहुत ही दिलचस्प टेक्निकल वोटिंग राजनीतिक मतदान देखने को मिला। घाटी के मुसलमानों और स्थानीय पार्टियों को यह डर सता रहा था कि यदि वोट बट गए तो भारतीय जनता पार्टी जम्मू क्षेत्र में भारी बहुमत पाकर पहली बार किसी हिंदू मुख्यमंत्री को सत्ता में बैठा देगी। यदि बीजेपी सत्ता में आती है तो पिछले 30, 40, 50 सालों के वे तमाम मुकदमे खुल जाएंगे जो अभी फाइलों में दबकर सड़ रहे हैं। कई क्षेत्रीय पार्टियां लगातार यह मांग उठा रही है कि जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। इसी मांग को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों की बैठकें और बयानबाजी का दौर भी चलता रहता है। अब्दुल्ला परिवार और उमर अब्दुल्ला दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए छटपटा रहे हैं, क्योंकि बिना पुलिस नियंत्रण के उनकी सत्ता एक बिना दांत के शेर जैसी है। हिंदुओं की घाटी में वापसी और उनके अधिकारों की बहाली स्थानीय राजनीति के मुसलमान वोट बैंक के लिए गणित बिगाड़ सकती है। आज उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो हैं, लेकिन वे सबसे अधिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले ने उन्हें केंद्र सरकार के सामने झुकने को मजबूर कर दिया है। पहले वे आर्टिकल 370 का और पूर्ण राज्य की बात करते थे, अब वे सुरक्षा और सहयोग की बात कर रहे हैं। उन्हें पता है कि कमल सिंह जामवाल जैसे कई और लोग हो सकते हैं जिनके मन में इस परिवार के प्रति घृणा है। जेट प्लस सुरक्षा के बावजूद जिस तरह से हमला हुआ, उससे सुरक्षा एजेंसियों और अब्दुल्ला परिवार दोनों की नींद उड़ा दी है। जम्मू कश्मीर की राजनीति का यह दौर कुकर्मों के फल जैसा नजर आ रहा है। जिस परिवार ने 3 पीढ़ी तक कश्मीर को अपना जागीर समझा, आज वही परिवार अपने ही घर में छुप के बैठा हुआ है। निकलने से डर लग रहा है। एक तरफ सीबीआई के वारंट तो दूसरी तरफ हिंदू ब्रिगेड का बढ़ता गुस्सा। यह परिवार अब दिल्ली में राहुल गांधी और विपक्षी दलों के पास जाकर गुहार लगा रहा है कि संसद में हमारे लिए शोर मचाइए, क्योंकि वे अकेले इस सरकार और इस बदलती जनभावना से नहीं लड़ सकते। कश्मीर के इतिहास करवट ले रहा है। 1990 का पालन कराने वाले आज खुद पालन जैसी मानसिकता स्थिति में है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कानून और समय का चक्र इस परिवार को कहां ले जाकर खड़ा करता है। लेकिन एक बात साफ है, अब गुपकार गैंग की साजिशें पहले की तरह सुरक्षित नहीं है। यही वजह है कि आने वाले महीनों में जम्मू कश्मीर की राजनीति में दिलचस्प घटनाएं देखने को मिल सकती है। एक तरफ कानूनी जांच आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। केंद्र सरकार की नीतियां, सुरक्षा व्यवस्था और क्षेत्रीय दलों की मांगों के बीच संतुलन बनाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अभी कई मामले अदालतों में लंबित है और अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। इसलिए अभी जो भी दावे या आरोप लगाए जा रहे हैं उन्हें अदालत में साबित होना बाकी है। न्यायिक प्रक्रिया का अपना एक समय होता है और सबूतों तथा दलीलों के आधार पर ही अंतिम फैसला दिया जाता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां कानूनी घटनाक्रम, सुरक्षित मुद्दे और राजनीतिक रणनीतियां तीनों एक साथ सक्रिय दिखाई दे रही हैं। आने वाले समय में अदालतों के फैसले, जांच एजेंसियों की कार्रवाई और राजनीतिक दलों की रणनीति, इन सबका मिला जुला असर राज्य की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।